नमस्कार, मैं हूं रहत राकेश टंडन। किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने, वक्त बहुत कम बचा है। लिहाजा सभी दल चुनावी मैदान में अपनी अपनी रणनीतियों के साथ कूद पड़े हैं। सत्ता की कुर्सी पाने के लिए तमाम दल सियासी गुणा भाग में लगे हैं। जिसे जहां और जिसके साथ गणित बैठ रहा है वो उस दल से गठबंधन भी कर रहा है। सियासी आजमाइश के बीच जनता का मिजाज सबसे ज्यादा मायने रखता है। हम अपने इस खास कार्यक्रम में जनता का मूड भी भापेंगे, तो सियासी दलों की चाल पर भी हमारी नजर रहेगी। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से। जी हां, कांग्रेस नेता रावत का बड़ा बयान। आलाकमान और स्थानीय नेताओं से नाराज रावत अब विश्राम का समय है, ये कहा है हरीश रावत ने। आलाकमान के नुमाइंदे हाथ पैर बांध रहे हैं, संगठन नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। हरीश रावत का बयान है, संगठन सक्रिय नहीं है, मेरे लिए असमंजस की स्थिति भी है। मैं भागूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। नया साल केदारनाथ रास्ता दिखाएगा। आपने कहा संगठन नकारात्मक भूमिका निभा रहा है, आपको क्या लगता है किसके इशारे पे? रावत जी उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने दोपहर को अचानक एक के बाद एक कई ऐसे ट्वीट किए जिससे उनके और पार्टी के बीच तल्खियां बयां हो रही। पूर्व सीएम ने क्या लिखा, आपको बताते हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत लिखते हैं, है ना अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर मुंह फेर कर खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। हरीश रावत ने यह भी लिखा कि सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं, जिनके आदेश पर तैरना है, उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय आ गया है। इसके बाद हरीश रावत ने दूसरा ट्वीट किया। दूसरे ट्वीट में क्या लिखा ये आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, फिर चुपके से मन के एक कोने से आवाज उठ रही थी, न दैन्य न पलायन, बड़ी उपाहू की स्थिति बनी हुई है। नया वर्ष शायद रास्ता दिखा दे। मुझे विश्वास है कि भगवान केदारनाथ जी इस स्थिति में मेरा मार्गदर्शन करेंगे। हरीश रावत ने इस ट्वीट के बाद खलबली मच गई। जी हां, लगातार दिल्ली और देहरादून के बीच में लाइंस जो थी वो ओपन हुई, बातचीत शुरू हुई और अंदर की खबर क्या है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी बात ये कि हरीश रावत के इस ट्वीट के बाद दिल्ली को सोचना पड़ेगा कि आगे हरीश रावत को लेकर कैसे चलना है। ट्वीट क्यों लिखा सर? दो शब्दों को लीजिए सर। जनता हमेशा आपको सामने से। हेलो सर, समय आएगा तो आपको बताएंगे ना। आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? लेकिन सर आपको क्या लगता है ऐसी मजबूरी क्यों आनी पड़ी सर? जब आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको शेयर करेंगे? इतनी मजबूरी क्या हुई सर आज? जब मगर आपको बुलाएंगे, आपसे शेयर करेंगे। हाँ, आप इस समय आनंद लीजिए। खिड़की खुलिए भैया। हम लेके जाएंगे सर, खिड़की बंद नहीं हो रही सर, खिड़की बंद नहीं हो रही। उत्तराखंड की चाहत हरीश रावत है, परंतु कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि कोई ताकत भाजपा के इशारे पर खेल रही है और उत्तराखंड के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो आम कार्यकर्ता है उसका हाथ मानना चाहती है, उसको भाजपा के इशारे पर उसके कदमों को रोकना चाहती है। एक विपक्ष के तौर पर राज्य के अंदर कांग्रेस की भूमिका नगण्य रही है। केवल लड़ाई रही है, नेतृत्व कौन करेगा, नेता कौन बनेगा, जनता से लेना देना नहीं है। आज जो स्थिति कांग्रेस के बड़े नेता ने कही है, ये स्थिति कांग्रेस के धरातल पर है। जनता के प्रति ना कोई जनता का उनके प्रति विश्वास है और अब विश्वास होने वाली स्थिति शेष बची भी नहीं है। इसलिए हमने कहा 2017 से बड़ी विजय की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़े। हरीश रावत क्या चाहते हैं, हरीश रावत की नाराजगी क्या है, इसको समझने के लिए सीधे आपको देहरादून लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी प्रवीण हमसे जुड़ रहे हैं। प्रवीण,
अब तक तो सब ठीक चल रहा था, लगातार वो कैंपेन भी कर रहे थे, मंदिर भी जा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। एकाएक अचानक ये ट्वीट करना और उसके बाद बयान देना कि वो घुटन महसूस कर रहे हैं, आला कमान उनकी बात नहीं सुन रहा है। दिक्कत क्या है हरीश रावत को? देखिए, राहुल गांधी की रैली के बाद राज्य में कांग्रेस की एक टेम्पो बननी थी और उसके बाद ऐसा लगने लगा था कि कांग्रेस आगे चल रही है। लगातार 2-3 दिनों से लगातार ट्वीट कर रहे हैं हरीश रावत और कहीं ना कहीं नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इसके पीछे जो कारण है, इसके पीछे कारण ये माना जा रहा है कि हरीश रावत और उनके समर्थक चाहते कि हरीश रावत का चेहरा सामने लाया जाए और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। ये बात पहले से भी बात सामने आ रही थी और दूसरी तरफ से अब जो है वो हरीश रावत इससे पीछे नहीं हटना चाहते हैं और कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व पर प्रेशर बना रहे हैं। दूसरी तरफ जो उनके विरोधी गुट के नेता हैं, चाहे वो प्रीतम सिंह हो, रंजीत रावत हो या दूसरे विधायक हो, वो चाहते हैं कि किसी चेहरे को आगे न बढ़ा के राहुल गांधी और सोनिया गांधी के चेहरे को सामने लाया जाए। और देवेंद्र यादव जो यहाँ के प्रभारी हैं, उनकी कोशिश यही है कि सबको समेट कर जो चुनाव में जाया जाए, इसलिए वो चाहते हैं कि किसी चेहरे को सामने नहीं लाया जाए। ऐसे में जो है हरीश रावत को लगता है कि संगठन पे जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके गुट के जो नेता हैं, उसके बावजूद उनकी नहीं चल रही है और उनको चेहरा को सामने नहीं लाया जा रहा है। हर किसी को पता है कि हरीश रावत अंतिम सियासी पारी खेल रहे हैं, उनके पास अब उम्र नहीं है और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से सत्ता तक पहुंचा जाए। कांग्रेस की स्थिति दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में अच्छी है, इसलिए कहीं ना कहीं इसको प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में भी देखा जा रहा है। ठीक है प्रवीण, तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। यानी हरीश रावत चाहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस पार्टी प्रोजेक्ट करे। आगे बढ़ते हैं। यूपी में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने, आचार संहिता लगने से पहले सीएम योगी विकास कार्यों को गति देने में लगे। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आज सोनभद्र पहुंचे और 514 करोड़ की 69 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। सीएम ने नए मेडिकल कॉलेज की भी नींव रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर सरकारी पर करारा हमला बोला। कहा कि 2017 के पहले यहां भू माफिया, खनन माफिया, वन माफिया हावी होकर प्राकृतिक संसाधनों पर लूटपाट करते थे। अब माफिया की जगह जेल में है या तो दूसरे लोग। 2017 के पहले यहां पर किस प्रकार की अराजकता थी। गरीब को मकान नहीं मिलता था, स्कूलों की स्थिति अत्यंत जर्जर थी। खनन माफिया, भू माफिया, वन माफिया यहां पर हावी होकर के यहां के लोगों का शोषण करते थे और यहां की माताएं बहनें पानी के लिए तरसती रह जाती थी। भाइयों बहनों, 2017 के बाद आपने देखा होगा यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना को देना हमने प्रारंभ किया ही, हर घर को शौचालय की योजना के साथ जोड़ा। जो सोनभद्र जिला पूरे प्रदेश के अंदर ऊर्जा की आपूर्ति करता था, वह सोनभद्र जिला स्वयं अंधेरे में 2017 के पहले रहता था। आज तो यहां पर बिजली भी दिया जा रहा है और हर घर नल योजना के माध्यम से गांव-गांव में पेयजल की स्कीम भी आपके जनपद को उपलब्ध कराई जा रही है। बात अखिलेश यादव की। अखिलेश के करीबियों के यहां 100 अधिकारियों के 6 टीमों ने छापा मारा। सपा नेताओं के यहां छापेमारी में 244 करोड़ की गड़बड़ी भी पाई गई है। आयकर विभाग ने यूपी, कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली में की है छापे की कार्रवाई। हवाला लेन देन के सबूत मिले हैं और हेरा फेरी पर 5 करोड़ का कमीशन भी मिला। छापे में करीब 100 लोग थे और उन्होंने हमारे कैंपस में हमें एक दूसरे से बात करने का भी वो मौका नहीं दिया, क्योंकि अधिकारी लोग में बीच में निकल के कई नीतियां वाले लोग थे, तो कहीं से दूर से उनसे बात हुई तो वो काफ़ी घबराए हुए थे और उन्होंने कहा कि मेरी नौकरी में दिक्कत हो सकती है और आप अलाउ नहीं किए जाओगे किसी से बात करने के लिए। तो फिर मैंने किसी से बात नहीं की और उसमें मेरे ख्याल से 3 दिन में मैं 3-4 घंटे ही सो पाया। तो दिक्कत तो रही, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं था जो मुझे परेशानी हो और मैंने आराम से
सभी चीजों का उनका रिप्लाई दिया। छापे को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीति तेज हो रही है। आगे बढ़ते हैं। यूपी के गोंडा जिले में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा निकाली गई। रोड शो में बीजेपी योगी सरकार के किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचा रही है। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को लेकर कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक से हमारे सहयोगी अनुराग सिंह ने खास बात की। सुनिए। पहुंची है। इस समय हमारे साथ कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से यात्रा निकाली है, कहाँ गए हैं और किस तरीके से विश्वास मिल रहा है। जन विश्वास यात्रा गोंडा में जिस ढंग से प्रवेश की है, लाखों की संख्या में बुजुर्ग नौजवान सड़क पर निकल करके माताओं बहनों ने आशीर्वाद प्रदान किया है और समर्थन के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पुराना रिकॉर्ड तोड़ेगी। पिछली बार से भी अधिक सीटें जीत करके हम सरकार बनाएंगे। इस तरीके से सपा कह रही है कि ये सपा को देखकर इस तरीके से यात्रा निकाला गया, क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी बहुत डिरेल्ड है, कभी कुछ भी कर सकती है। वो सत्ता के स्वप्न देख रहे हैं, ऐसा उन्हें मिलने वाला नहीं। जनता को लेकर जिस तरीके से राजनीति कर रही सपा, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही दुखद है जिन्होंने हिंदुस्तान के बंटवारे को किया, ऐसे लोगों का नाम लेना बहुत ही दुखद है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंत्री ने कहा है कि जिस तरीके से जन विश्वास यात्रा में उनको समर्थन मिल रहा है अभूतपूर्व है और जिस तरीके से सपा राजनीति कर रही है ये निंदनीय है। गोंडा का डॉक्टर सिंह, इंडिया में। बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं पंजाब से। पंजाब ड्रग्स रैकेट केस में मजीठिया पर शिकंजा कसा है। एफआईआर के बाद विक्रम मजीठिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया है। चन्नी सरकार की अकाली नेता मजीठिया पर बड़ी कार्रवाई है। 2013 में 6000 करोड़ का इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का खुलासा हुआ था। 2017 चुनाव में ड्रग्स तस्करी बड़ा मुद्दा बना था। कि इनके पास 5 वर्ष का समय था और अगर ड्रग्स केस में मजीठिया की इन्वॉल्वमेंट थी तो मैं कहता हूं कि जरूर कार्रवाई करनी चाहिए, मगर इस पे शंका होते हैं। लोकतंत्र है तो आप अभी आके मुकदमा दर्ज कर रहे हो, जब आपका जाने का समय हो गया तो उससे लगता है कि ये बायस्ड होकर किया है और राजनीतिक लाभ लेने के लिए और राजनीतिक हित साधने के लिए किया है। तो ऐसा है कि इनके पास 5 वर्ष का समय था और अगर ड्रग्स केस में मजीठिया की इन्वॉल्वमेंट थी तो मैं कहता हूं कि जरूर कार्रवाई करनी चाहिए, मगर इस पे शंका होते हैं। लोकतंत्र है तो आप अभी आके मुकदमा दर्ज कर रहे हो, जब आपका जाने का समय हो गया तो उससे लगता है कि ये बायस्ड होकर किया है और राजनीतिक लाभ लेने के लिए और राजनीतिक हित साधने के लिए किया है। इस मुद्दे पर आप सांसद भगवंत मान ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। ये बात बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। कैप्टन साहब ने गुटका साहब माथे से चिपका के माथे से लगाकर कसम खाई थी, मैं 4 महीने में 4 हफ्ते में मैं बड़े बड़े मगरमच्छ जो हैं ड्रग्स के साथ इन्वॉल्व हैं उनको जेल भेज दूंगा। लेकिन उनका टेन्योर खत्म हो चुका है, उनको उतार दिया गया है। अब तो सिर्फ एक दिखावा चल रहा है कुछ दिन के लिए। अब सरकार के 10 दिन रह गए तो उनके पास पावर क्या रहेगी? नोटिस जो निकाला गया होम मिनिस्ट्री की तरफ से, तो मजीठिया को फिर जो 4.5 साल से कह रहा था मुझे पकड़ के दिखाओ, पकड़ के दिखाओ, आप भाग क्यों रहे हैं? उनको पेश हो जाना चाहिए और सामना करो केस का। दूध का दूध, पानी का पानी कानून करेगा। मजीठिया को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है, इसके लिए सीधे चंडीगढ़ चलते हैं। हमारे संवाददाता विपिन परमार हमसे जुड़ रहे हैं। विपिन, नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इसकी डिमांड करी थी। जो पिछला चुनाव था वो पिछला चुनाव ड्रग्स के ही इर्द गिर्द पंजाब में लड़ा गया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी। आज चुनाव आप कह सकते हैं कि जनवरी मिड में या जनवरी लास्ट वीक में अनाउंस हो जाएगा। इतनी लेट कार्रवाई हो रही है इस पर? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं 2013 के बाद से 6000 करोड़ के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की ये ड्रग का जो मामला था, जिसमें कि लगातार एसटीएफ की ओर से जांच की जा रही थी। 2017 के चुनाव, बिल्कुल सही कहा आपने कि बड़ा मुद्दा था, लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस की ओर से कार्रवाई की गई है, न केवल विपक्ष जो है इसको सीधे तौर पर ये कह रहा है कि सोची समझी साजिश के तहत जो है ये सब कुछ किया गया है और कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा लेने के लिए
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची मूर्ति लगाने की बात कही थी। हालांकि ये मूर्ति तो नहीं बन सकी, लेकिन लंबुआ के पूर्व एसपी विधायक संतोष पांडे ने लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल में भगवान परशुराम का मंदिर जरूर बनवा दिया। बता रहे हैं हमारे सहयोगी जय शुक्ला। भगवान परशुराम प्रेम क्या 22 में नैया पार लगाएगा? आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरह से कहा था कि भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची मूर्ति की स्थापना की जाएगी, ऐसे में आपको बता दें राजधानी लखनऊ के महुरा कला में अब भगवान परशुराम का मंदिर भी बन रहा है। ये ठीक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल में है। इस वक्त हम वहीं पे मौजूद हैं। देख सकते हैं बगल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है और यहाँ पर भगवान परशुराम का वो मंदिर है। हालांकि अभी छोटी मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। आप देख सकते हैं भगवान परशुराम की मूर्ति है जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ठीक बगल में है और भी यहाँ पर तमाम कार्य चल रहा है। लगभग 1 महीने में ये पूरा मंदिर बनकर तैयार हुआ है। यहाँ देख रहे हैं कि अभी भी जो कारीगर है वो लगे हुए हैं और जयपुर से जो पत्थर है वो पूरा यहाँ पर मंगवाया गया है। यहाँ के जो स्थानीय विधायक है जो सपा से अमरीश पुष्कर जी है, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी और तब से अब तक कितना काम हुआ सर? देखिए, इस मंदिर का भगवान परशुराम जी का जो मंदिर का निर्माण है, ये हमारे प्रबुद्ध सभा के आदरणीय विधायक लंबुआ के पूर्व विधायक संतोष पांडे जी के द्वारा कराया जा रहा है। हमारे लिए गर्व की बात है कि ये हमारी विधानसभा के ग्राम महुरा कला में स्थित है और इसका निर्माण कार्य भी करीब 13 नवंबर से इसका निर्माण कार्य चालू हुआ है। यहाँ पे भगवान परशुराम जी की 108 फीट की ऊंची मूर्ति, ऐतिहासिक मूर्ति यहाँ पे एक लगने जा रही है, जो माननीय संतोष पांडे जी के द्वारा लगवाई जा रही है। और इस पूरे एरिया में मतलब एक वृद्धाश्रम या तमाम तरीके की और योजनाएं हैं जो आने वाले समय में यहाँ पे संचालित की जाएंगी। भगवान परशुराम जी का मंदिर के साथ साथ अन्य जो सामाजिक गतिविधियां हैं वो सब यहाँ पे होंगी। मंदिर की और क्या विशेषताएं रहेंगी और क्या क्या यहाँ पर किया जाएगा? देखिए, मंदिर में यहाँ पे एक भगवान परशुराम जी का फरसा जो है वो सामने देख रहे, जो फाउंडेशन आप देख रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा फरसा लगवाया जाना है। बगल में आप जगह देख रहे हैं, वहाँ पे 108 फीट की मूर्ति स्थापित की जानी है। ये सब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो संभावित हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी इसका लोकार्पण व उस मूर्ति का शिलान्यास करेंगे और जल्द ही ये कार्यक्रम यहाँ पे होगा। और हमारी विधानसभा में होने के नाते हम इसका हमारे लिए गर्व की बात है भगवान परशुराम जी की मूर्ति। अब बात करते हैं गोवा की। गोवा में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 2 दिनों से गोवा में हैं। केजरीवाल ने गोवा में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का वादा किया है। केजरीवाल ने बीजेपी, कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों पर निशाना भी साधा है। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को लेकर केजरीवाल ने कहा है कि वह पार्टी तो वजूद में ही नहीं। उन्होंने कहा कि आप टीएमसी को बहुत अधिक महत्व दे सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये दौड़ में कहीं भी है। मेरे को तो लगता है आप ही लोग टीएमसी को इतना ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। मेरे हिसाब से आज की डेट में टीएमसी के पास 1% वोट शेयर भी नहीं है। 3 महीने पहले आई है वो पार्टी गोवा में। ऐसे डेमोक्रेसी नहीं चलती। डेमोक्रेसी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, जनता के बीच में काम करना पड़ता है। आपकी नजरों में टीएमसी बहुत ऊपर हो सकती है, मेरी नजरों में आई डोंट थिंक दे स्टैंड एनीवेयर, दे आर इवन इन द रेस। केजरीवाल के बयान पर टीएमसी नेता डोला सेन ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। एक मुख्यमंत्री है, हमारे दोस्त है, एक बड़ा लीडर भी है। हम उसके कमेंट के ऊपर बात नहीं करेंगे, वो एथिकल नहीं होगा। लेकिन हम ये बोलेंगे जरूर, लेट्स डिपेंड अपॉन द पीपल। बड़ी खबर रुक कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर आतंकी हमला हुआ है। अनंतनाग में एएसआई मोहम्मद अशरफ शहीद हुए हैं। अनंतनाग बिजबेरा में पेट्रोलिंग के दौरान यह अटैक हुआ है। श्रीनगर के नवाब कदल में नागरिक की भी हत्या हुई है। रऊफ अहमद नाम के शख्स की गोली मारी कर हत्या की गई है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडियन न्यूज।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी का कल वाराणसी दौरा है। काशी को 1500 करोड़ की देंगे सौगात। बनास डेयरी संकुल की रखेंगे आधारशिला। 1.5 लाख दूध उत्पादकों को 35 करोड़ का बोनस भी देंगे। काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद जिले के घर घर में लड्डू पहुंचना शुरू हो गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन की खुशी में जो 16 लाख लड्डू बनाए गए थे बनारस में 8 लाख परिवारों के लिए, वो धीरे धीरे घरों में पहुंचना शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में मेरे घर भी लड्डू का ये प्रसाद आया है और हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। क्या नाम है? नागेंद्र। नागेंद्र जी, कितने लोगों में आपने ये लड्डू अब तक पहुंचाया है? हम लोग करीब 1500 घरों में खंडवा से पहुंचा चुके हैं। 1500 घरों में क्या टारगेट दिया गया है आप लोगों को? पूरे ग्राम सभा में जितने कॉलोनी से लेकर के हर घर में पहुंचाने का टारगेट है। हर घर में पहुंचाने का टारगेट है। एक कोई भी घर छूटने न पावे। हाँ, ये हम लोगों को सकता है। ये बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद हर घर तक, यानी हर बनारस के लोगों तक पहुंचाने की कवायद है। ठीक, हमारे सामने पड़ोसी भी रहते हैं। आपको भी ये प्रसाद मिला? हमको भी प्रसाद मिला, बहुत प्रसन्नता हुई। हम लोग बाबा विश्वनाथ की नगरी में काफी लंबे समय से रह रहे हैं। आप लोगों द्वारा प्रसाद पाकर बहुत प्रसन्नता हुई। देखिए, जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि प्रसाद मिल रहा है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। दरअसल बीजेपी जो बनारस के 8 लाख परिवार है, यानी जो उनके साथ जुड़ना चाहती है, प्रसाद के माध्यम से ही सही बीजेपी घर घर तक जा रही है, घर घर तक पहुंच रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव है। एक तरफ बाबा का आशीर्वाद, दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर। अब देखना यह है कि इस बार फिर यूपी में कमल खिलता है या नहीं। आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, वाराणसी। बनारस में कल प्रधानमंत्री मोदी 1500 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं। बनारस में चुनाव से पहले ही हलचल काफी तेज हो चुकी है। चाय दुकान, गली चौराहे, पान की दुकान, जगह जगह चुनाव पर चर्चाएं भी हो रही हैं। पान से याद आया, बनारसी पान तो पूरे देश में मशहूर है। तो फिर चलिए बनारस की पान की दुकान से देखिए हमारे सहयोगी आशीष की ये रिपोर्ट। दुकान पर हूँ, रथ यात्रा चौराहे के पास ये पान की दुकान है, केशव तंबाकू भंडार, प्रसिद्ध दुकान है। और इसी दुकानदार जो हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को भी पान खिलाया था। उन्हीं से समझते हैं कि बनारस में विकास कितना हुआ है। दादाजी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमेश चंद्र चौरसिया। उमेश जी, आप बनारस में कितने सालों से रह रहे हैं? बनारस में मेरा जन्म करण सब कुछ इसी जगह है। सब कुछ यही पे हुआ है। अगर हम 2014 के बाद की बात करें, जब से प्रधानमंत्री यहाँ से चुनकर गए हैं संसद में, बनारस में कितना विकास हुआ है? बनारस में मोदी जी ने क्या नहीं किया है ये पूछिए तो मैं बताऊं आपको। मोदी जी बहुत कुछ कर दिए, कहना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। इस समय जो है कॉरिडोर को जो उन्होंने बना दिया, कल्पने वाली चीजें जो है एकदम जो जी जो कि कल्पना भी नहीं किया जा सकता है, उन्होंने ये कर दिया है। कैंसर हॉस्पिटल बनाए, तमाम सड़कें बनी, तमाम व्यवस्थाएं हो रही हैं और बहुत सी एमपी आए और चले गए। ये हम लोगों को सांसद चुने, फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए और उसके बाद कॉरिडोर की इतनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने कर दी कि जीवन में हम लोग अपने सपनों में भी कभी सोच नहीं सकते। मतलब जिस तरह के बनारस में जो विकास हुआ है उसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा कि कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा जिस तरह से। पर्यटक भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। अब तो लोगों को जो व्यापार बहुत बढ़िया मिल रहा है, हर चीज के लोगों को, खाने से लेकर पीने के लिए, होटलों में रहने के लिए, सब पूरी व्यवस्था मिल रही है। अब इससे बड़ा पर्यटक स्थल नहीं हो पाएगा। बनारस से आपने मेरे सहयोगी आशीष की रिपोर्ट देखी। यूपी में होने जा रहे विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की नजर है। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी काफी चर्चाओं में। 10 दिनों के भीतर पीएम मोदी दूसरी बार वाराणसी पहुंच रहे हैं। चलिए बनारस घाट आपको लेकर चलते हैं और बोटिंग का मजा लेते लोगों से जानते हैं कि चुनाव को लेकर काशी क्या कहती है, बनारस में कितना कुछ बदल गया है। देखिए आशीष सिन्हा की रिपोर्ट।
ठीक सामने मेरे दशाश्वमेध घाट है और हम अब बोट से दूसरी तरफ जा रहे हैं और हमारे साथ कई लोग हैं। इसमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो टूरिस्ट हैं, यानी वो देश के अलग अलग हिस्सों से बनारस घूमने आए हैं। ये जो मौसम होता है बनारस में ठंड का, ये बेहद खास होता है क्योंकि जो साइबेरियन पक्षी हैं वो आपको हर जगह ऐसे ही उड़ते हुए दिखेंगे। बेहद खूबसूरत नजारा होता है और बनारस की सुबह तो वैसे भी खास होती है, इसलिए कहा जाता है कि सुबह है बनारस। और उस समय आप बोट में हो तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ठंड का समय है, धूप है, साइबेरियन पक्षी है, माँ गंगा है। हमारे साथ अनिल हैं जो ये बोट चलाते हैं। उनसे समझते हैं कि बनारस में विकास कितना हुआ है, खासकर पर्यटन के क्षेत्र में। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद हुए हैं उसके बाद पर्यटन में कितना बढ़ोतरी हुई है। अनिल, कितने सालों से बोट चला रहे हो? हमें तो 20 साल के ऊपर हो गया बोट चला। कितना विकास हुआ है बनारस? बहुत ज्यादा। पहले तो कस्टमर आते नहीं थे, हम लोग 30 चालक के नंबर लगाने में आदमी बोर हो जाते थे। अब तो दिन भर में 3 चक्कर भी लग जाता है सबका। हाँ, पहले 1 चक्कर में भी नहीं आदमी। हाँ, नाव तो भी बड़ी है। जी सर। अनिल का कहना है कि पहले की तुलना में जो टूरिस्ट हैं वो ज्यादा आ रहे हैं। और अनिल, एक बात बताओ कि अभी अगले महीने से जो चुनावी बिगुल है वो बच जाएगा। यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। क्या लगता है आपको राजनीति समीकरण से? सरकार तो अपना ही बनेगी भैया। अरे मोदी जी भगवान हमारे हैं, मोदी जी का ही सरकार बनेगी। अरे तो मोदी जी थोड़ी ना चुनाव लड़ेंगे। मोदी अरे तो उनके पीछे चेहरा जो उनका है तो वही दिखेगा ना। यूपी के हैं यानी आप, तो इस बार का राजनीतिक समीकरण आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल ही रहा है, योगी जी आने ही आने। योगी जी ने काम किया है। तो आप भी इनके भाई हैं क्या है? जी। आपको कैसा लगा बनारस? पहले से काफी मतलब इम्प्रूवमेंट लगा मुझे। नहीं, मैं पहले नहीं आया, बट जैसे छोटी छोटी गलियां हैं वो काफी बड़ी हो गई हैं अभी, और मतलब सिक्योरिटी वाइज और वैसे थोड़ा अच्छा इम्प्रूवमेंट है काफी। जी। मंदिर भी काफी अच्छा बना दिया है अभी, मतलब सुविधा काफी अच्छी बना दी है। क्या लगता है यूपी में अखिलेश, मायावती, प्रियंका, योगी कौन? योगी जी आएंगे। योगी जी। आप तो पहले बनारस आए? कई बार आए। अब पहले की तुलना में और अपनी तुलना में बनारस में क्या फर्क? बहुत फर्क है सर। इस समय तो पहले की तुलना से तो बहुत ही ज्यादा डेवलप हुआ है और बहुत अच्छी पोजीशन में है यहाँ की बनारस। साफ सफाई की बात करें, बहुत ज्यादा स्वच्छता है और अच्छा काम है मोदी से। क्या लग रहा है यूपी में? योगी सरकार। कुछ और भी लोग हैं, आप भी कुछ बोलना चाहते? कहाँ में है यूपी में? जी। बनारस कैसा लगा? स्वर्ग लग रहा है सब। स्वर्ग लग रहा है? हाँ जी। बाबा का धाम कैसा लगा? स्वर्ग से भी सुंदर लग रहा है। क्या लग रहा है यूपी में कौन आएगा? जो ही आएंगे हमारे योगी बाबा। योगी बाबा। हाँ। आप पहली बार बनारस? पहली बार आए। कैसा लगा बनारस? बहुत अच्छा लगा। क्या खास लगा? खास व्यवस्थाएं काफी अच्छी हो गई हैं पहले से और काफी अच्छा माहौल है। मतलब ये काशी कॉरिडोर के बाद से बनारस की खूब चर्चा हो रही है। बनारस को लोग भी चुनावी माहौल में रंग गए। पूर्वांचल में कुछ ही ना हो, सियासी चर्चाएं खूब होती हैं। हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा ने बनारस के चौक पर लोगों से बनारस की राजनीति को लेकर बातचीत की है। देखिए। मैं इस समय बनारस में चौक पर मौजूद हूं। चौक वो जगह है जिसे बनारस का दिल कहते हैं क्योंकि यहां से महज 100 मीटर की दूरी पर बाबा विश्वनाथ का धाम है। अगर आप यहां से 100 मीटर आगे जाते हैं तो आपको काशी विश्वनाथ का मंदिर देखने को मिलेगा और ठीक इस तरफ अगर आप जाते हैं, आगे की तरफ जाते हैं तो यही रास्ता आपको काल भैरव लेकर जाएगा। आपको ये जानने की उत्सुकता होगी कि मेरे हाथ में ये क्या है। दरअसल इसे मलइयो कहते हैं जो बनारस में ही केवल मिलता है और बनारस में भी केवल ठंड के समय मिलता है। तो आज मलइयो की दुकान से हम राजनीति पर भी चर्चा करेंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मलइयो आखिर बनता कैसे है, क्योंकि मलइयो की दुकान पर भारी भीड़ लोगों की देखने को मिलती है। दुकान आपकी है? जी सर। मलइयो बनता कैसे? ये मलइयो जो है कि ओस से बनता है। ओस से? जी। मतलब कैसे इसको हाथ से जो है कि जैसे लस्सी मठा जाता है उसी तरह मठा जाता है इसको भी।
हाँ जी। तो ये साल में कितने महीने तक मिलता है? बस ये केवल जाड़े में 4 महीने आपका मिलेगा। चलिए थोड़ी राजनीति की भी बात कर लेते हैं। बनारस में विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है। मलइयों का स्वाद ले रहे हैं, कैसा स्वाद है? मलइयों का स्वाद तो बहुत ही अद्भुत है और मलइयो एक ऐसा चीज है जो बनारस में ही बिक सकता है। ये मार्केटिंग हर बंदे में है, बनारस में है, जो झाग जैसी चीजों को बेच के दिखा देते हैं बनारस। बात सही कह रहे हैं कि झाग जैसी चीज को बेच के दिखा दे, ये कला केवल बनारस के ही लोगों में है। राजनीति पर भी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि अगले साल यूपी में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। क्या लगता है इस बार चुनाव में? जी देखिए, लगना कुछ नहीं है और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दोबारा स्वयं मुख्यमंत्री बन के ही आएंगे, क्योंकि उन्होंने ही पूरा कायाकल्प किया है पूरे बनारस का। और लोग तो बस पेपर पे ही निर्माण करना जानते हैं, हम तो धरातल पे निर्माण देखना। क्या बदलाव हो गया ऐसा जिसको आपको देख? आप खुद देखिए ना, आप खुद देखिए, ये रोड देखिए, मंदिर देखिए, ये रिंग रोड देखिए, बनारस देखिए। आप कहीं भी जाना है रिंग रोड पे चढ़िए, हमारे सारनाथ में, हम सारनाथ से रहते हैं। अच्छा, टक्कर में तो योगी भी हैं, मायावती भी हैं, प्रियंका भी हैं, उनको टक्कर में है, लेकिन वो पेपर के निर्माण के टक्कर में है। वो कहते हैं निर्माण किए हैं, हम कहते हैं आप पेपर लगा दिए, वो निर्माण हो गया। ये निर्माण है जो करके दिखाइए। मतलब आप अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं कि भाई इसका निर्माण तो हमारे समय में हमने इसका प्रोजेक्ट बनाया था, इन्होंने इसको फाइनल किया था। वो वाली बात प्रोजेक्ट क्या बनाया था? प्रोजेक्ट क्या वो अपने पैसे का बनाए थे? प्रोजेक्ट तो हमारी जनता का पैसा का था, टैक्स के पैसे का था। प्रोजेक्ट क्या पेपर पर निर्माण? ये छोटा निर्माण था, ये इतना बड़ा निर्माण है, भव्य निर्माण है, और जो कि आज तक न हुआ था और आगे योगी जी रहेंगे तो ऐसे ही न लगातार निर्माण होता रहेगा। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। ये बताइएगा, चुनाव में इस बार क्या लग रहा है? चुनाव में सर इस बार बीजेपी सरकार, योगी आदित्यनाथ फुल सपोर्ट सर, पूरे बनारस, पूरे पूर्वांचल में। आप सर खत्म कहानी, सबकी कहानी खत्म सर। आप हाँ सर, एकदम चकाचक सब। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्योंकि सर विकास, केवल वो विकास पे बातें करते हैं और कुछ नहीं सर। यादव और बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं वो महंगाई पर और बेरोजगारी पर बात करती हैं। महंगाई बेरोजगारी तो सर हमेशा थी, उनके समय भी थी, आज भी है सर। वो अपने समय में तो कुछ गिनाते नहीं है, बस दूसरी गवर्नमेंट आती है तो उस पर जस्ट बोलते रहते हैं। वो योगी के विकास से खुश हैं आप? उपयोगी योगी उपयोगी, ये भी एक एक नया नारा। योगी प्लस उपयोगी, योगी प्लस उपयोगी इक्वल टू सफल, वाराणसी सफल। पूरे विश्व में ऐसा सीएम नहीं है हमारी योगी जी जैसे। हम पहली बार आज आए मीडिया में, मात्र एक छोटा सा बात बोलना चाहिए, योगी जी जैसे पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। दिल जीत लिया है काशी वासियों का, काशी का मैं वासी, वावन वाम पर परवीना, एक बार श्री राम हरि बकरी जलात किन्हा। बहुत धन्य है हम काशी के वासियों को योगी जैसे मिले। देखिए, आप बनारस आते हैं, सुबह होती है तो सुबह बनारस में पूड़ी कचौड़ी के साथ होती है, और यही वजह भी है कि ठीक मलइयों के बगल में जो पूड़ी सब्जी की दुकान है, जलेबी की दुकान है, वहाँ भी बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। आप थोड़े व्यस्त हैं, लेकिन 1 मिनट का समय निकालिए, बनारस के विकास के बारे में बताइए। 1 मिनट काउंट कर लीजिए। देखिए, कह रहे हैं कि गिनती ना गड़बड़ा जाए, विकास के बारे में बताएंगे लेकिन पहले गिनती नहीं गड़बड़ानी चाहिए। क्या हो गया, गिन लेला? आप तो इतना जगह घूम रहे हैं, देख ही रहे हैं, चारों तरफ विकास ही विकास है। विश्वनाथ कॉरिडोर से लेके हर रोड, भैया विश्वनाथ मंदिर से लेके हर रोड इसमें बनारस की चकाचक हो गई है। लगता है कि कोई देश का यशस्वी प्रधानमंत्री काम कर रहा है जो हमारे यहाँ का सांसद है। और योगी जी तो भाई डबल इंजन की सरकार है भाई, काम तो होगा ही। अच्छा, मतलब मोदी जी के थ्रू योगी जी काम कर रहे हैं। तो वोटवा किसको देंगे विधानसभा में, योगी जी को कि मोदी जी को? वो तो अंदर की बात है, जब अंदर आदमी जाता है तो सब पता ऐसा ना हो कि जाके अखिलेश यादव को दे दे, बोले मोदी योगी। किस्सा कुर्सी का में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए।